वेलकम टू स्टडी क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पर। और फिजिक्स की इस चर्चा में हम लोग वैद्युत चालन की बात करेंगे। वैद्युत चालन, वैद्युत धारिता कंप्लीट हो चुका है। लगभग 8 से 10 नंबर आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से कंप्लीट हो चुका है। और इसी क्रम में हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यानी वैद्युत चालन की चर्चा करनी है। तो वैद्युत चालन के लिए सबसे पहले चर्चा होती है वैद्युत धारा की, कि वैद्युत धारा क्या है। आप पढ़ चुके हैं, आवेश जब गति की अवस्था में होता है तो आवेश के गति की अवस्था को ही वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश के गति की अवस्था को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश गति की अवस्था में है, तो निश्चित रूप से उस चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है। यानी आवेश के गति की अवस्था को हम धारा कह सकते हैं। और इस प्रकार से आवेश के गति के प्रवाह की दर का जो कैलकुलेशन होता है वही धारा को प्रदर्शित करता है, I = Q/T। किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो उस धारा की गणना हम I = Q/T से करते हैं। माने चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर ज्ञात करते हैं। और आवेश के प्रवाह की समय दर अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो हमको वहां से प्रवाहित धारा यानी करंट का मान प्राप्त हो जाता है। और चूंकि I11th में आपने जो मूल मात्रक और मूल राशियां नामक एक चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर I की चर्चा की गई है। I एक मूल राशि है, यानी करंट विद्युत धारा एक मूल राशि है और इसका मात्रक मूल मात्रक होता है एम्पियर। तो एम्पियर को हम कूलाम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। 1 एम्पियर = 1 कूलाम प्रति सेकंड। अब अगर हम बात करें कि 1 एम्पियर कितने आवेश के तुल्य है, तो आवेश ज्ञात करने के लिए हमको ये करना होगा कि हम ये पता करें कि 1 कूलाम, या ये कहें कि 1 एम्पियर कितने इलेक्ट्रॉनों के तुल्य है। तो अगर हम 1 एम्पियर की तुलना करें, यहाँ से हम कैलकुलेशन करें, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमको यहाँ पर मान रखना होगा और I का मान हम निकालेंगे कि 1 कूलाम आवेश, अगर Q का मान हम 1 ले लें तो I क्या हो जाएगा, चूंकि Q = Ne होता है तो Q = Ne होता है तो N का मान हो जाएगा N = Q/E, 1/1.6 × 10⁻⁻⁻। और इसको आप भाग करेंगे तो 6.25 × 1018 आ जाएगा। यानी 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन हुआ। कब? जब 1 कूलाम आवेश है। और यहाँ से 1 एम्पियर का क्या मतलब हुआ, 1 कूलाम प्रति सेकंड। और 1 कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन के तुल्य है, 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। मतलब हुआ कि 1 एम्पियर धारा तब प्रवाहित होगी जब 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में चालक से होकर बहेंगे। यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उस चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। इस तरीके से हम एम्पियर की बात करते हैं, करंट फ्लो की बात करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि करंट को जब भी हम किसी परिपथ में प्रदर्शित करते हैं तो वहां तीर लगा दिया जाता है। लेकिन तीर लगाने का यह आशय कतई नहीं है कि वो धारा एक सदिश राशि हो। धारा एक अदिश राशि है। वो तीर केवल धन आवेश के संचरण की दिशा को दर्शाता है। माने जो तीर लगा हुआ है वो ये नहीं बताता है कि धारा एक सदिश राशि है, बल्कि वो ये बताता है कि जो धारा है वो धारा के दिश, सदिश अथवा अदिश का ज्ञान नहीं कराता है, बल्कि हमको इस बात का ज्ञान कराता है कि धारा का जो प्रवाह हो रहा है, या हम ये कहें कि धन आवेश का जो प्रवाह हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है, इस बात को हम इसकी सहायता से प्रदर्शित करते हैं। यानी वैद्युत धारा एक अदिश राशि।
वैद्युत धारा सदिश राशि नहीं है बल्कि ये एक अदिश राशि है। इसका केवल हमको जो तीर है, तीर की नोक से हमको केवल इस बात का ज्ञान होता है कि धन आवेश का संचरण किस दिशा में हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है या सदिश राशि है, प्रश्न पूछा जाता है या उसको थोड़ा सा लांग कर दिया जाता है कि तीर की दिशा क्या प्रदर्शित करती है, या दिशा होते हुए भी धारा एक अदिश राशि क्यों है। तो धारा एक अदिश राशि इसलिए है क्योंकि जो धारा है वो सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। वो तीर की जो नोक है वो केवल हमको ये बताती है कि धनावेश का संचरण किस दिशा में हो रहा है। अब अगर हम धात्विक चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की चर्चा करें कि वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, यानी धातुओं में जो चालन है वो किस प्रकार से होता है, तो ये आपको पता है कि जितनी धातुएं हैं वो सब विद्युत की चालक होती हैं और इसका कारण केवल एक बात है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन हम इसके पहले चर्चा कर चुके हैं कि मुक्त आवेश और बद्ध आवेश क्या होते हैं। नाभिक से दूर वाली कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल अपेक्षाकृत कम प्रभावी होता है और इस प्रकार से उन पर जो बल का मान है चूंकि कम प्रभावी होता है इसलिए वो अपेक्षाकृत हल्के बल के द्वारा, कम बल के द्वारा बंधे होते हैं और स्वतंत्र गति करने के लिए मुक्त रहते हैं। तो जब चालक में वो स्वतंत्र गति कर सकते हैं तो चालक में स्वतंत्र गति करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन चालक इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और इन्हीं के कारण धातुओं में वैद्युत चालन होता है। वैद्युत आवेश का जो प्रवाह है उनके लिए यही उत्तरदायी है। और इस प्रकार से अगर हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्य मुक्त पथ की बात करें कि माध्य मुक्त पथ क्या है, तो अगर धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो उनका व्यवहार देखें तो वो बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते रहते हैं। जैसे गैस के अणु इधर उधर घूमते रहते हैं वैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बंद बर्तन के भीतर इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं, बंद बर्तन में जैसे गैस के अणु व्यवहार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी या मुक्त इलेक्ट्रॉन भी चालक में व्यवहार करते हैं और इनके समूह को हम इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उनको हम या उनके समूह को इलेक्ट्रॉन गैस कह देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धन आवेशों, धातु के स्थिर धन आयनों के बीच में, जो धातु के स्थिर धन आयन हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वहाँ पर बहुत उच्च ऊष्मीय वेग से अनियमित गति करते रहते हैं। जो ये उच्च ऊष्मीय वेग होता है इसका मान 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है और इस प्रकार से बहुत उच्च वेग हुआ। उच्च ऊष्मीय वेग से वो धातु के धन आयनों के बीच के रिक्त स्थान में अनियमित गति करते रहते हैं, स्वतंत्र गति करते रहते हैं और गति करते समय बार बार ये धातु के धन आयनों से टकराते हैं। धातु के धन आयनों से जब टकराते हैं तो टकराने के पश्चात इनके गति की दिशा बदल जाती है, स्वतंत्र गति करते रहते हैं। धातु के धन आयनों में ये इधर उधर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से गति करते रहते हैं जैसे किसी बंद बर्तन में गैस के अणु भागते रहते हैं। और धातु के धन आयनों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसमें ये 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के अत्यंत उच्च ऊष्मीय वेग से घूमते रहते हैं और घूमते समय वो धातु के धन आयनों से टकराते हैं। टकराने के कारण उनकी जो गति की दिशा है वो बदल जाती है। तो इस प्रकार से दो क्रमागत टक्करों यानी एक टक्कर और फिर अगले टक्कर के बीच की जो माध्य दूरी होती है उसी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माने दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं, मीन फ्री पाथ। महत्वपूर्ण परिभाषा हो सकती है एक लाइन की परिभाषा कि जब इलेक्ट्रॉन बंद बर्तन के भीतर गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं तो धातु के धन आयनों के बीच के रिक्त स्थान में वो उच्च ऊष्मीय वेग से गति करते रहते हैं और धातु के धन आयनों से बार बार टकराते हैं। टकराने के कारण उनकी गति की जो दिशा है वो बदलती रहती है बार बार। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो चली गई दूरी होती है उसी दूरी को हम मीन फ्री पाथ यानी माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो ये माध्य मुक्त पथ की बात हुई। और अब
जो श्रांति काल है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स माने आराम, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब हुआ आराम का समय। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो चली गई माध्य दूरी है उसको माध्य मुक्त पथ कहते हैं, और टक्करों के बीच एक टक्कर से अगले टक्कर के बीच जो समय होता है उसी को रिलैक्सेशन टाइम यानी श्रांति काल कहा जाता है। श्रांति काल का मतलब हुआ वह समय जिसमें इलेक्ट्रॉन एक टक्कर के बाद अगले टक्कर के बीच आराम करता है। हम आराम करने का समय कह सकते हैं। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब हुआ श्रांति काल। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समयांतराल होता है उसी को हम श्रांति काल कह सकते हैं, यानी ताऊ से प्रदर्शित करते हैं। इन तीन परिभाषाओं की हम यहाँ मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं, माध्य मुक्त पथ, श्रांति काल और इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग। माध्य मुक्त पथ की चर्चा की गई कि इलेक्ट्रॉन बंद बर्तन के भीतर भरी गैस के अणुओं की भांति स्वतंत्र गति जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करते रहते हैं, और जब वो स्वतंत्र गति करते हैं तो धातु के धन आयनों के बीच का जो रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान में धातु के धन आयनों से उच्च ऊष्मीय वेग से गति करते समय टकराते हैं। टकराने के कारण उनकी गति की दिशा बदल जाती है। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय है उसको माध्य मुक्त पथ कहते हैं, और दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समयांतराल है उसको श्रांति काल यानी रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ताऊ से प्रदर्शित करते हैं, माध्य मुक्त पथ को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और अब एक बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग, या इसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं। और महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है जो धातु के इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग होता है वो शून्य होता है, क्योंकि गति की दिशा हमने बताया अभी कि धातु के धन आयनों से टकराने के कारण उनकी गति की दिशा बार बार बदलती है। तो जब गति की दिशा बार बार बदलती है तो उनका जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो शून्य होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस सो ऑन अगर n इलेक्ट्रॉन है तो बटे n बराबर 0, ये औसत ऊष्मीय वेग उनका शून्य होगा। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का धातु के भीतर किसी एक निश्चित दिशा में कोई नेट प्रवाह नहीं होता है। औसत ऊष्मीय वेग शून्य होने का मतलब हुआ कि उनका धातु के भीतर किसी निश्चित दिशा में कोई भी नेट प्रवाह नहीं होता है। माने अगर हम धातु से गुजरते हुए किसी तल की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों का कोई प्रवाह हम नहीं देखते हैं किसी निश्चित दिशा। अब यहाँ एक बात आती है कि अगर हम धातु के जो कोई धातु का तार ले लें और धातु के तार को या धातु के तार के सिरों को एक बैटरी से जोड़ दें तो तार के सिरों के बीच एक वैद्युत विभवांतर स्थापित हो जाता है। और वैद्युत विभवांतर का मतलब हुआ कि वहाँ वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और F बराबर QE आप पढ़ चुके हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करेगा। F बराबर MA से F बटा M, यानी एक त्वरा उत्पन्न हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो त्वरित गति प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से बैटरी का विभवांतर त्वरित गति प्रदान करना चाहिए उसको, क्योंकि बल आरोपित हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रॉन त्वरित गति प्राप्त करता है लेकिन टकराते समय अपनी ऊर्जा नष्ट भी करता रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक बहुत सूक्ष्म वेग, बहुत कम वेग, और उस कम वेग का मान क्या होगा 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड, इतना वेग ही दे पाता है। और इसी वेग को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये समझना ही है, केवल आपको कहीं रटना नहीं है इसमें। जब हम इलेक्ट्रॉनों की गति की बात करते हैं और ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लैम्डा, वीडी और टाउ तीनों जुड़े हुए हैं। जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो गति करते समय वो बार बार धातु के धन आयनों से टकराता है और अपनी ऊर्जा को नष्ट करता रहता है। दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को, औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ यानी लैम्डा कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे हुए समय को रिलैक्सेशन टाइम यानी श्रांति काल टाउ कहते हैं।
और जब ये टक्कर होती है तो टक्कर होने के कारण उनकी गति की दिशा बार बार बदलती रहती है और इस प्रकार से उनका औसत उसमें वेग शून्य होता है। अब अगर हम किसी धातु के तार के सिरों को किसी बैटरी से जोड़ दें तो तार में एक वैद्युत विभवांतर स्थापित हो जाता है और जब वैद्युत विभवांतर स्थापित होगा तो निश्चित रूप से V के कारण एक वैद्युत क्षेत्र भी आ जाएगा। अब ये वैद्युत क्षेत्र उस पर एक वैद्युत बल लगाता है और इसके कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि त्वरित गति होनी चाहिए। तो त्वरित गति तो निश्चित रूप से होती है, लेकिन जो त्वरित गति होती है क्योंकि वो बार बार धातु के धनायनों से टकराता है और टकराने के कारण अपनी ऊर्जा को नष्ट करता रहता है, तो ऊर्जा को नष्ट करते रहने के कारण जो त्वरित गति है उसका कोई मतलब नहीं होता है, यानी उसको जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्राप्त नहीं होती है। केवल लंबाई के अनुदिश, लंबाई की दिशा में या लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग, कितना सूक्ष्म नियत वेग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड के आसपास का वेग ही प्राप्त हो पाता है और यही जो नियत सूक्ष्म वेग है इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ये बात हुई बहुत महत्वपूर्ण बात। जो लोग माध्य मुक्त पथ, श्रांति काल और अपवाह वेग पढ़ पाएंगे वही लोग आगे की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, आगे इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। अगला एक बहुत महत्वपूर्ण प्रूफ है अपवाह वेग और धारा में संबंध। अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अनुगमन वेग और धारा में संबंध स्थापित करना है तो I बराबर NeABD एक सूत्र होता है और इसका प्रूफ हमको पढ़ना है कि I बराबर NeABD कैसे प्राप्त होगा। अगर हम एक चालक की बात करें, एक चालक है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद कैपिटल A है और उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो स्मॉल n है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब हुआ कि उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्मॉल n है। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश E है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD है तो I बराबर NeABD कैसे होगा, इसकी हम चर्चा करें कि कैसे ये मान प्राप्त होगा। तो I बराबर NeABD प्राप्त करने के लिए अगर हम एक चालक की बात करें जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद कैपिटल A है और चालक की जो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो स्मॉल n है, तो अगर अनुगमन वेग Vd मान लें तो Vd का मतलब हुआ अनुगमन वेग या वेग का मतलब होता है एक सेकंड में चली गई दूरी को ही वेग कहते हैं। अनुगमन वेग Vd है तो अनुगमन वेग Vd का मतलब हो गया कि एक सेकंड में वो Vd दूरी तय करेगा। अब एक सेकंड में अनुप्रस्थ परिच्छेद कितना है? अनुप्रस्थ परिच्छेद A है। अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं, अपवाह वेग Vd। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन n है तो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी अनुप्रस्थ परिच्छेद से वो कितनी होगी? एक सेकंड में अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N लिख दिया जाए तो NeABD। ABD कैसे? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे आयतन, ये हो गया एकांक आयतन में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे आयतन। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई n और आयतन हो गया ABD। ये NaBD हो जाता है हमारा n का मान। तो एक सेकंड में प्रवाहित आवेश कितना हो जाएगा? एक सेकंड में प्रवाहित आवेश Q बराबर Ne, यानी
NEAV। और 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को ही धारा कहते हैं, इसे ही धारा I कहते हैं, I कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, I बराबर NEAV। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इसको लिखने के लिए आप इस प्रकार से लिखेंगे कि किसी चालक, माना किसी चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद A है, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग Vd है। चूंकि अनुप्रस्थ परिच्छेद A है, अपवाह वेग Vd है, इसलिए 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तय की गई दूरी Vd होगी, यानी अनुगमन वेग जो है उसका मतलब हुआ 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तय किया गया जो आयतन है। और इस प्रकार से जब हम n और 1, तो इस प्रकार से 1 सेकंड में हमारे पास एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जब हम 1 सेकंड में तय किए गए आयतन से गुणा कर देंगे तो हमको 1 सेकंड में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। और 1 सेकंड में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जब हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करेंगे तो हमको वो आवेश प्राप्त हो जाएगा जो 1 सेकंड में प्रवाहित होता है। 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को ही तो हम धारा कहते हैं, I बराबर Q/T, यानी 1 सेकंड में प्रवाहित जो धारा, जो आवेश है उसी को हम धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमको धारा I का मान प्राप्त हो जाता है, I बराबर NEAVD। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, ये प्रूफ परीक्षा में प्रायः पूछ लिया जाता है, या नहीं पूछा गया तो 1 नंबर में ये 60 क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि I और VD में क्या संबंध है, तो आपको ये सूत्र लिखना होता है। अब एक बात आती है धारा घनत्व की, कि धारा घनत्व क्या है। तो किसी चालक में किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा है उसको उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। माने धारा घनत्व का मतलब क्या हुआ, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। और धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं, धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं, यानी J बराबर हो जाएगा I/A। और यहाँ से अगर आप देखें तो इसका जो मात्रक होगा वो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर हो जाए, प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसी चालक के भीतर बिंदु का एक लाक्षणिक गुण है, ये एक सदिश राशि है। विमीय सूत्र निकालेंगे तो AL-2 हो जाएगा। AL-2 धारा घनत्व क्या है, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत धारा है उसे हम उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं और J से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार फिर हम रिपीट करेंगे, धारा घनत्व का मतलब हुआ किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, J से प्रदर्शित करते हैं। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल A है, बहने वाली धारा I है, तो जो धारा घनत्व होगा वो I/A हो जाएगा और इसका मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र हो जाएगा L-2A। I के लिए A होता है एम्पियर के लिए और A के लिए L2, तो ऊपर जाएगा L-2। और ये एक सदिश राशि है, लाक्षणिक गुण है, इसकी दिशा धन आवेश के चलने की दिशा होती है। धारा की दिशा का मतलब हुआ धन आवेश के चलने की दिशा, इसलिए धारा घनत्व की भी दिशा धन आवेश के चलने की दिशा होगी। लेकिन I एक अदिश राशि है जबकि J एक सदिश राशि है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग या अपवाह वेग में संबंध। तो चूंकि J बराबर आप I/A जानते हैं और I बराबर आप पढ़ चुके हैं NEAVD, तो क्या हो जाएगा NEAVD और बटा A कट जाएगा तो आपका हो जाएगा J बराबर NEVD। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये पूछ भी लिया जाता है, 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है या विकल्प में भी पूछ लिया जाता है कि अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध है, या अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध का सूत्र लिखिए, तो आपको यही लिखना है।
तो इस प्रकार से धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध का सूत्र हुआ ये, और न्यूमेरिकल के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये दो सूत्र हैं और दोनों महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर आपके पास 5 राशियां हैं, यहाँ 4 राशियां हैं। प्रायः कोई 4 राशि दी होती है, एक इनमें से ज्ञात करना होता है, या इन 4 में से 3 दी होती है, कोई एक ज्ञात करना होता है। तो इन सूत्रों का प्रयोग हम करके ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी थोड़ा सा दूसरे तरीके से दे देता है, धारा घनत्व तो दे दिया है और कुछ यहाँ से पूछा जा रहा है, तो उसको हम इन्हीं सूत्रों की सहायता से प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। एक और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन रहा है, धारा कौन सी राशि है और धारा घनत्व कौन सी राशि है। हमने अभी भी चर्चा की है, आज के इस लेक्चर में इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। धारा एक अदिश राशि है, धारा अदिश राशि, और धारा घनत्व सदिश राशि। और दिशा क्या होगी, धनावेश के संचरण की जो दिशा है वो धारा घनत्व की दिशा होती है, जबकि धारा की कोई दिशा नहीं होती है। जो तीर का निशान है वो केवल हमको ये बताता है कि धारा का संचरण किस दिशा में हो रहा है, माने धनावेश किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। वास्तव में धारा के प्रवाह की दिशा वो होती है जो धनावेश के प्रवाह की दिशा, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा बहती है। लेकिन इसका ये आशय कतई नहीं है कि धारा एक सदिश राशि है। धारा योग के सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए धारा सदिश राशि नहीं है। जबकि धारा घनत्व योग के सदिश नियमों का पालन करती है, इसलिए धारा घनत्व एक सदिश राशि है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई वैद्युत चालन की, और आगे इसमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण पढ़ना है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको 4 चैप्टर कंप्लीट कराए जा चुके हैं, ये 5वां चैप्टर चल रहा है आपके एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर, और एनसीईआरटी की बुक से देखेंगे तो ये 3रा चैप्टर है। 2 चैप्टर वहाँ के कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि उस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपना सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें, ढंग से तैयार कर सकें। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर बने रहें, आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा। वीडियो को आप बार बार रिप्ले करके, पास करके, फिर रिप्ले करके देखकर अपना नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।